अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि इन्वेंटरीज क्या होती हैं, कौन कौन सी एसेट्स हमारे इन्वेंटरीज में ऐड होते हैं और कौन कौन से हमारे इसमें इन्वेंटरीज की डेफिनेशन में कवर नहीं होते। इन्वेंट्री से रिलेटेड लेक्चर 1 में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो IAS 2 जो है वो बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज के बारे में कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं और NRV या कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और रूल ये है कि इन दोनों में से जो लोअर होता है उस पे हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि हम जो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस पे रिकॉर्ड होती है, लोअर ऑफ। दो चीजें कंपेयर करते हैं, कॉस्ट और NRV, तो इन दोनों में जो भी लोअर होती है उस पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके अलावा IS 2 में हम देखेंगे कि कॉस्ट फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होते हैं। देन अगर हम स्कोप की बात करें तो IS 2 क्या क्या चीजें कवर करता है या IS 2 किस तरह की इन्वेंट्रीज पे अप्लाई होता है और किस तरह की इन्वेंट्रीज या किस तरह किन चीजों पे अप्लाई नहीं होता है। सो ये स्कोप इम्पॉर्टेंट है, MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज दी जा सकती हैं या लिस्ट ऑफ एसेट्स दिए जा सकते हैं और आपसे कहा जा सकता है कि IS 2 किस पे अप्लाई होता है और IS 2 किस पे अप्लाई नहीं होता है। जिस पे अप्लाई होता है सबसे पहले उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल में हम बेसिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, यानी अभी इस पे वर्क परफॉर्म नहीं हुआ है, इस पे कोई लेबर या इस पे कोई ओवरहेड नहीं लगा हुआ है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल कंपनी की बात करें तो उसमें जो कॉटन होता है वो रॉ होता है। वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि अभी इस पे काम हो रहा है, कुछ काम हो गया है, कुछ काम होना बाकी है, या इसको हम कहते हैं पार्शली कंप्लीटेड गुड्स हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये भी इन्वेंट्री में शामिल होते हैं। और फिनिश गुड्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है 100% वर्क परफॉर्म हो चुका होता है और ये रेडी फॉर सेल होते हैं। ये हमारे पास इन्वेंट्रीज जो है ये IS 2 के स्कोप में आती हैं। इसके अलावा आप वो तमाम मर्चेंडाइज जो कि आपने खरीदा हो, जो आपका मेन पर्पस हो रीसेल करना, जैसे कि तमाम रिटेल स्टोर की अगर हम एग्जांपल लें तो रिटेल स्टोर में हम क्या करते हैं, जो भी मर्चेंडाइज खरीद के स्टॉक करते हैं उसका मकसद यही होता है कि उसको हमने रीसेल करना होता है। या फिर हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि तीन डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो ये तीनों हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं यानी कि जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही होती हैं, तो उसमें एक स्टेज पे मटेरियल के साथ लेबर और ओवरहेड भी इन्वॉल्व हो जाता है। और इनको हम कहते हैं कि ये वो तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। अब अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल या वुड है। डायरेक्ट मटेरियल में वो लेबर जो कि फर्नीचर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया, वुड को कन्वर्ट कर रहा है फर्नीचर में। और फिर MOH में आप देख लें कि जो कोई आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट लेबर है, तो वो तमाम भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा IS 2 किन चीजों पे अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस जो कि IS 11 के तहत होता है। ये IS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आ जाता है, वो तमाम लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग है या कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मोटरवे है या रोड्स हैं। तो इसमें जो काम इनकम्प्लीट रह जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस रह जाता है, तो इसकी जो डीलिंग होती है या इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो IS 11 के तहत होती है, ये IS 2 में कवर
नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सपोज शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा IFRS 9 में कवर होता है, इसको भी हम IS 2 के अंदर डील नहीं करते। और लास्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल एसेट्स। सो बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक IS मौजूद है, IAS 41। सो इसमें भी, इसमें हम यानी कि जो हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी हमारे जो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, अब जैसे अगर आपके पास एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस पे कुछ कैटल्स मौजूद हैं, कुछ एनिमल्स आपने रखे हुए हैं, तो फिर उसको हम IS 2 नहीं कहेंगे, IS 2 के तहत हम उसको डील नहीं करेंगे, बल्कि बायोलॉजिकल एसेट्स की ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटायरली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू IS 2। सो हम उसको IS 2 में डील नहीं करते। अच्छा, अब ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, स्पेशली NRV हम देखेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो इन्वेंटरीज आर एसेट्स। सो एसेट्स का मतलब ये है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आपको पता है कि आपके बैलेंस शीट में आपके पास करंट एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। इन्वेंटरीज जो है वो आपकी करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं, और इनको हम कैश के बाद अकाउंट्स रिसीवेबल लिखते हैं, और अकाउंट्स रिसीवेबल के बाद हम इन्वेंट्रीज लिखते हैं। सो इन्वेंट्रीज हमारे एसेट्स होते हैं, और हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेन पर्पस क्या होता है हमारा, हम इनको इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन, हम तब इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन में कोई भी एसेट तब आता है जब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो, उसको रीसेल करना हो, या इसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, या हम उसको मटेरियल या सप्लाईज के तौर पे भी कंज्यूम करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, या फिर सर्विसेज रेंडर करने में। तो ये हमारे इन्वेंटरीज कहलाते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है NRV। NRV स्टैंड फॉर नेट रिलाइजेबल वैल्यू, और ये हमने बार बार यूज करना है। सो अब NRV में देखिए हमारे पास कौन सी चीजें शामिल हैं। NRV में सबसे पहले हम जो एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सो NRV में हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होता है, इसमें से हम लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। यानी कि सेल करने के लिए भी हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस करना पड़ जाए, लाइक सेल्स के लिए आप बाज दफा कमीशन देते हैं, तो ये कमीशन क्या है, ये कमीशन आपका कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल है। सो सेलिंग प्राइस में से ये दो चीजें हम लेस करते हैं, कौन कौन सी दो चीजें हो गई, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो जब हम ये सेलिंग प्राइस में से लेस करते हैं, तो हमारे पास NRV आ जाता है, और जो हम गुड्स रिकॉर्ड करते हैं वो हम NRV पे रिकॉर्ड करते हैं। उसमें हमारे पास रूल ये होता है कि हम कॉस्ट को और NRV को कंपेयर करते हैं, और उनमें से जो भी लोअर होता है उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। सो इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV, अभी जैसा हमने डिस्कस किया। तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, कॉस्ट में हमारे पास परचेज प्राइस, यानी कि जो आप, जो उसकी आप कह लें लिस्ट प्राइस, ये परचेज प्राइस होती है। अगर आपने कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे की हुई है इन्वेंट्री से रिलेटेड, कोई हैंडलिंग कॉस्ट है, या और कोई भी कॉस्ट जो कि एक्सक्लूसिवली परचेज ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो हम इसमें यानी कि कोई आपने अगर कोई टैक्सेस दिए हुए हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, या कोई आपने एक्साइज एक्सरसाइज ड्यूटी दी हुई है, तो वो हम इसका पार्ट बनाते हैं, उसमें हमें कॉस्ट में ऐड हो जाता है। NRV की अभी हमने बात की कि NRV में हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट टू कंप्लीट एंड कॉस्ट टू सेल, तो हमारे पास NRV आ जाती है। और इन दोनों में से जो लोअर होता है उस पे हम बैलेंस शीट में जो है इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। सो अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं, और एग्जांपल्स के लिए हम चलते हैं एक्सेल शीट पे, उसमें हम इसको कवर करेंगे। सो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारी है NRV से रिलेटेड, यानी हम देखेंगे कि इसमें हम NRV कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू हम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सो डेटा हम पढ़ते हैं और डेटा पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है। स्विफ्ट लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ 3,50,000 in the textile. Additionally, there is a work in progress stock that has already incurred a cost of this. So ये 175 और 350 ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी कॉस्ट शामिल है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कॉस्ट कैलकुलेट करें तो कॉस्ट ये हो गई कि एक स्टॉक की कॉस्ट यानी ये रॉ मटेरियल है, और फिर ये वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है। इसके अलावा फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 80,000। सो ये क्या है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है। इसके अलावा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वंस द गुड इज कंप्लीटेड, तो उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है। और ये क्या है, ये कॉस्ट टू सेल द प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है कि आपने 3.5% कमीशन भी पे करना है इसको सेल करने के लिए। जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, नेट नेट रिलाइजेबल वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। और नेट रिलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इसमें से हम लेस कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और हम इसमें से क्या लेस कर देंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल द प्रोडक्ट। तो हम इन दोनों को हम इसमें से लेस कर देंगे। सो हमारे पास जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अगर हम देखें, सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वो कितना है, 700,000, या इसको हम 7 लाख कहेंगे। तो हमने एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में यहाँ पे मैं करेंसी का साइन लगा देती हूँ, रुपीज, और ये कितना हो गया, 700,000। इसमें से हम लेस कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो हम देखते हैं कि इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है, क्लियर कट गिवन है 80,000। सो ये हम लेस कर देंगे, और कॉस्ट टू सेल द इन्वेंट्री गिवन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है जो कि 3.5% कमीशन ऑन सेल्स है। सो हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो कि 80,000 है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है वो हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे, 3.5% ऑन सेल्स। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 7 लाख, इसका हम ले लेंगे 3.5%। तो हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी आ गई। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास 595 और 500, दिस इज कॉल्ड, हमने क्या चीज कैलकुलेट की है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। सो अच्छा, ये आपकी एनआरवी थी। और अगर हम कॉस्ट की बात करें कि अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉस्ट इसमें पूछी भी नहीं है, रिक्वायरमेंट सिर्फ एनआरवी की थी, लेकिन हम फिर भी कॉस्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो कॉस्ट है वो दो हिस्सों में मौजूद है। एक हमारे पास है स्टॉक की कॉस्ट, अगर हम देखें, कॉस्ट हमारे पास एक हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, ये स्टॉक की कॉस्ट लगी है। और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है। हमारे पास जो कॉस्ट है वो दो तरह से है, स्टॉक की कॉस्ट है और वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है।
और अगर हम कॉस्ट को देखें तो ये हमारे पास है, एक हमारे पास 350,000 और फिर हमारे पास है 175। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है, 5,25,000। तो एनआरवी जो है वो 595 आ रही है और टोटल कॉस्ट आ रही है 525। जो रूल है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का, यानी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं या अपनी बैलेंस शीट में बात करते हैं, तो आप वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करेंगे, तो रूल ये है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अगर हम देखें तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं और दोनों में हम देखते हैं लोअर कौन सा है। तो यहाँ पे लोअर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 525 आ रहा है। तो अगर जो बैलेंस शीट में आपकी अमाउंट जाएगी वो कितनी जाएगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आपके पास जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी ₹525,000, 525,000, 100,000 रुपीज, या इसको हम 5,25,000 रुपीज कहते हैं। सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दोनों को हमने कंपेयर किया और दोनों में से जो लोअर था उस पे हमने रिकॉर्ड कर दी। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह सिमिलर एग्जांपल, एक और एग्जांपल की हम प्रैक्टिस करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे पास क्या डेटा मौजूद है। सो द स्टॉक की वर्थ आपको दी हुई है और कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी दी हुई है। यानी इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अलावा एडिशनल कॉस्ट टू कंप्लीट आर एक्सपेक्टेड, सो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन दी हुई है। इसके अलावा आपको जो सेलिंग प्राइस है वो ये दी हुई है 9,50,000। और फिर आपको कॉस्ट टू सेल यानी कि कमीशन दिया हुआ है 4% ऑफ सेल्स। तो ये डेटा आपको गिवन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये सारा हम प्रोसीजर कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं वन बाय वन। अमाउंट हम दूसरी कैलकुलेट करेंगे। सो सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कहाँ मौजूद है, सेलिंग प्राइस गिवन है और वो हम देख लेते हैं, ये दिस वन, ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे ले आते हैं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ये आपको दिया हुआ है 90,000। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा हमारा 90,000। इसके अलावा कॉस्ट टू सेल है वो कैलकुलेट नहीं है, हमें करना पड़ेगा, 4% दी हुई है। तो हम 4% लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है जो हमें जो सेल्स सेलिंग प्राइस है वो 9,50,000 है। उसके बाद हम एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 90,000 हमें दी हुई है, क्योंकि हमने माइनस करना है इसलिए हम इसको माइनस में लिख रहे हैं। और फिर कमीशन है तो कमीशन 4% ऑफ सेल है, तो कमीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स की अमाउंट है 9,50,000 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4% से, तो हमें कैलकुलेट होके आ जाएगी जो कि हमारे पास मौजूद है, 38,000। तो जब हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम इसको सम कर लेते हैं। सो 8,22,000 इज योर NRV। हमने क्या चीज कैलकुलेट की, हमने NRV कैलकुलेट की। सो NRV हो गया। इसके बाद हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट में अगर आप चेक करें हमारे पास क्या मौजूद है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा जो वर्क इन प्रोसेस में आप ऑलरेडी कॉस्ट में इनकर्ड कर चुके हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4,80,000 और फिर 2,10,000 और इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो हमने इनको सम किया
हमारे पास आ रहा है 6,90,000। सो रूल क्या है? रूल हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का जो हमारे पास रूल है वो लोअर है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। तो अब यहाँ पे हमारे पास लोअर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कॉस्ट आ रहा है। यानी कि ये देखिए कॉस्ट आ रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? दोनों में से जो लोअर है, यानी हम इसको लिख देंगे 6,90,000। यानी कि जब आप बैलेंस शीट में इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं करंट एसेट्स में, तो उसकी अमाउंट कितनी होगी? उसकी अमाउंट लोअर ऑफ टू होगी। यानी कि एनआरवी और कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो लोअर होगी, जैसे कि इस केस में हमारे पास 690, तो हमने 690 लिख दिया। यानी ये 690 बैलेंस शीट में चली जाएगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं और इसमें हमारे पास क्या मौजूद है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज जो हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज वो हमें दी हुई है 3.8 मिलियन रुपीज। इसके अलावा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। द कंपनी पेज 4% कमीशन, यानी कि ये क्या है? ये कॉस्ट टू सेल है। अब कैलकुलेट द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री शुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री किस पे अपीयर होगी? बैलेंस शीट में अपीयर होगी लोअर ऑफ दीज टू, यानी कि जो दोनों में से लोअर होगा। सो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से प्रोसीजर कॉपी कर लेते हैं। तो ये अमाउंट हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास किस चीज का यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गिवन है ₹38,100, 38,000 यानी कि 3.8 मिलियन दी हुई है। ये 38 लैक्स दी हुई है। अच्छा, जब हम एनआरवी की बात करें तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 3 मिलियन, और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सवाल में नहीं है लेकिन कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है। तो हम इसमें से कॉस्ट टू सेल लेस कर देंगे। और कॉस्ट टू सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास मौजूद है 3 मिलियन। तो हम 4% मल्टीप्लाई बाय 3 मिलियन। सो एनआरवी जो है हमारे पास 2.88 मिलियन आ रही है, और जो कॉस्ट आ रही है वो 3.8 मिलियन आ रही है। सो हम जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लेते हैं वो लोअर ऑफ टू लेते हैं, यानी इन दोनों में से जो लोअर होती है वो हम लेते हैं। तो हमारी इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड हो जाएगी? दोनों में से लोअर हमारा क्या है? एनआरवी है। सो एनआरवी पे हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। सो जो आंसर है कैलकुलेट द वैल्यू एट विच इन्वेंट्रीज शुड अपीयर इन बैलेंस शीट, तो वो फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा ये होगा कि 2.880 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है जो कि बैलेंस शीट में चली जाएगी। वन लास्ट प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। सो वन लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास है। Sigma Limited measures inventory based on lower of cost और NRV। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है। तो आप बताइए वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? सो हमारे पास ये फॉर्मेट मौजूद है, ये फॉर्मेट हम ले लेते हैं और इसमें से हम अमाउंट जो है वो डिलीट कर देते हैं। सब आप देख लीजिए, इन्वेंट्री की कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? हमें दी हुई है 4.5 मिलियन दी हुई है। और इसको हम कंपेयर करें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 3.9 मिलियन। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं दी हुई है, वो नील हो गया। और जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है वो हमें कितनी दी हुई है? 3.5%। तो 3.5% ऑफ हम किसका ले रहे हैं? सेलिंग प्राइस का, जो कि 39 मिलियन है।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम देखें हमारे पास क्या हो जाएगा। हम लोअर ऑफ टू करेंगे तो इन दोनों में से जो लोअर हमारे पास आ रहा है वो NRV आ रहा है। इसका मतलब है बैलेंस शीट में जब इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास कौन सी अमाउंट जाएगी? 3.763 मिलियन। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो ये है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट कॉस्ट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं। सो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।